safety inshallah. Right G, let's move on. We were doing गेस्ट पेपर वही. अब मैक्रो का मैं एक अलग डॉक्यूमेंट बनाऊंगा. माइक्रो का डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के आपको आज शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए तैयारी में और ज़्यादा आसानी हो जाए. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एस जी. अब ज़रा मैक्रो यूजुअली बच्चों की ज़रा वीक होती है. इट्स स्लाइटली टफर दे फाइंड इट. आई फाइंड इट वेरी वेरी इजी. बट बच्चों को थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है तो आई अंडरस्टैंड. अब मेरे बच्चों ये है जी. इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, causes and consequences of economic growth. ये पहला क्वेश्चन 12 मार्क वाला 8 मार्क का भी आया है, 12 का भी आया है, 3 दफ़ा आ चुका है पिछले 2 सालों में. और जब ये A2 का हिस्सा होता था तकरीबन हर दूसरे साल रिपीट होता था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. assess whether the consequences of economic growth for an economy are always positive. तो इसको इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर स्केच के साथ साथ. जी देयर वी गो. जी बेटे, अब वो क्या कह रहा है आपको सिंपल वर्ड्स में कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा अच्छी चीज़ है. तो जब हमेशा का वर्ड है हमने असेस करना है, डिस्कस करना है दोनों साइड से. बाय नाउ यू शुड नो नॉलेज एनालिसिस के 8 मार्क्स होते हैं, 8. और उसमें अप टू 4 नाउ फॉर दिस क्वेश्चन. वाई बेनिफिशियल, शाबाश. एंड अप टू 4 फॉर वाई नॉट बेनिफिशियल. मैं बुलेट्स में करवाऊंगा, आप लोग मुझे बताना शुरू कर दो. शाबाश. वाई बेनिफिशियल. सॉरी, 2-3 बच्चों की आवाज आ रही थी. आई एम 100% श्योर सही बोल रहे थे, लेकिन बताइए. अरे बेटे, जीडीपी इंक्रीज मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो कोई वैलिड पॉइंट नहीं. मैंने आप लोगों को एक टर्म करवाई थी, प्लीज याद करें. थैंक यू. फिस्कल डिविडेंड. तो हमेशा इस क्वेश्चन को इस टर्म से स्टार्ट करो. व्हाट इज फिस्कल डिविडेंड? ग्रोथ का पीरियड है. टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा मिलता है डायरेक्ट टैक्सेस से क्योंकि इनकम ज्यादा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा है. अब गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी कम करनी पड़ती है. हाँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी कम है. एज ए रिजल्ट, बिल्कुल सही है ये. Proper, good answer. Tax revenue increases, spending decreases because of no need to spend on unemployment benefits, uh, transfer payments. As a result, their budget goes into surplus. बजट जब सरप्लस में जाता है, फिस्कल डिविडेंड क्या है? गवर्नमेंट कैन स्पेंड इट ऑन, यस, हेल्थ केयर, मेरिट गुड्स, हेल्थ केयर उसमें आ जाती है, पब्लिक गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे फर्दर ग्रोथ आती है. ठहरो मैं बच्ची को अपनी जवाब दे दूं. अच्छा जी. फिस्कल डिविडेंड, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस, स्पेंडिंग इज रिड्यूस्ड. एज अ रिजल्ट their budget goes into surplus. Government can spend it on healthcare, public goods, etc. जिससे um, बढ़ेगी इवन फर्दर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. बच्चों समझ आ गया? सो ऑलवेज इन दिस क्वेश्चन डू नॉट यूज ऑल दीज पॉइंट्स कि अनएम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी ज्यादा. वो अल्टीमेटली हम करेंगे इवन फर्दर ग्रोथ, एंड इसमें कर दो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स. सो डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग एंड वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट? एक दफा मैं फिस्कल डिविडेंड को फुली बोल देता हूं. During a period of economic growth, governments experience fiscal dividend. This is because tax revenue increases from both direct taxes as incomes and profits are higher, and indirect taxes because spending is higher. Government has to spend less on unemployment benefits because unemployment is lower, and as poverty is lower, government does not have to give too many poverty schemes.
As a result, their budget will go into surplus. This surplus budget can in turn be invested on healthcare, other merit goods, public goods, even infrastructure, etc. All of that will reduce cost of distribution, increase productivity, further growth in the future, potential growth होएगी और वक्ती तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. बच्चों समझ आ गया what fiscal dividend stands for? I hope you're able to develop it in the exam. ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है. Any question here जी? आप कौन है? जी मेरा बेटा. हाँ, सॉरी सॉरी, यस 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 यस, माय बैड. सबसे पहले आप इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइन करें, राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम, प्लस बोथ टाइप्स ऑफ ग्रोथ को भी थोड़ा सा बता दें. एक्चुअल ग्रोथ विच इज यूजिंग करंटली अनयूज्ड रिसोर्सेज, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, and potential when PPC shifts, long run aggregate supply shifts. ये लॉन्ग रन में होती है. ठीक है जी. फिस्कल डिविडेंड किसने पूछा था दोबारा समझाने के लिए? अहमद मुझे बताओ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इनकम्स बढ़ रही हैं, फर्म्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस से पहले से, और लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी. जबकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी कम है, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग, उससे उनका बजट क्या हो जाएगा? उस बजट को वो कहां कहां लगाएं जिससे मुल्क को फायदा हो. ये है फिस्कल डिविडेंड. गॉट द पॉइंट? या. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जी. एनीवन वांट्स टू ऐड जी? इकोनॉमिक ग्रोथ के वैसे हमने तकरीबन सारे इसमें कवर कर लिए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के और क्या फायदे होते हैं? सॉरी. हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स. Why higher living standards? As incomes and imports of luxuries में rise. ठीक है. उससे लिविंग स्टैंडर्ड्स. हाँ. Possibility to import, possibility to import more technology advancements and raw materials for further growth. हाँ जी. फिस्कल डिविडेंड फिर से क्या पूछ रहे हैं आप? बेटे वो तो ऑलरेडी हम फिस्कल डिविडेंड में सब कुछ कर चुके हैं. वो अकेला पॉइंट ही आपको 3 मार्क्स दे जाएगा. ठीक है. फिर आप हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स एज इनकम्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरीज राइज, पॉसिबल टू इंपोर्ट मोर टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ. उसके अलावा जी हमारी वर्ल्ड में सॉवरेंटी बढ़ेगी. जिन कंट्रीज की इनकम्स ग्रोथ ज़्यादा हो उनकी दुनिया में इज्जत होती है, सॉवरेंटी बढ़ेगी. सम केसेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूव इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस. आपके मुल्क में ग्रोथ हो रही थी, बाहर की फर्म्स को, मल्टीनेशनल्स को लगा कि अच्छा मुल्क है, यहाँ हमें अपना सेटअप करना चाहिए. सो मेरे बच्चों ये 4 पार्शली एक्सप्लेन कर दो या 2 वेल एक्सप्लेन कर दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ट्राई एंड डू ऑल 4. अब जी अप टू 4. वाई नॉट बेनिफिशियल. अब जरा तुक्के नहीं मारने, तसल्ली से मुझे बताइएगा. जब ज्यादा इकोनॉमिक, शाबाश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिएगा. इकोनॉमिक ग्रोथ विल कॉज एग्रीगेट डिमांड टू शिफ्ट टू द राइट because of greater consumption and investment. If AS does not rise, demand pull inflation will occur because economy was on full employment. Next जी. और बताएं. Yes, external costs, pollution, like pollution. शाबाश, very good. और बताएं जी.
यस शाबाश, डिप्लीटेड नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि देखो जो रिन्यूएबल है उनकी तो खैर है, नॉन रिन्यूएबल हमने एक बार इस्तेमाल कर लिए ऑयल वगैरह, फ्यूचर में गैस वगैरह नहीं मिलेंगे हमें रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमारा वेरी गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एज कंज्यूमर्स, बिल्कुल होती है, कंज्यूमर्स इंपोर्ट मोर एंड local demand increases, which leaves less for export। आपके मुल्क में ही बिक गई तो एक्सपोर्ट नहीं हुई ज्यादा। ठीक है जी, समझ आ गया। इनइक्वालिटी पॉसिबल है अगर ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं थी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स में राइज, तो एक्सप्लेन कीजिएगा कि ओनली सम ग्रुप्स विल बेनिफिट, majority will still be in the same condition। अब मेरे बच्चों, इस टोटल एनालिसिस की बेस पे मुझे बताओ क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चीज है कि नहीं, क्या हमेशा बेनिफिशियल है कि नहीं। वेरी गुड, इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल द बेनिफिट्स, यस, डिपेंड ऑन, शाबाश, कॉज ऑफ ग्रोथ, हाउ, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाउ एनवायरमेंट वाज affected and whether a country is developing और developed। अब इसको हमने एक्सप्लेन कैसे करना है। डेवलपिंग कंट्रीज विल वेलकम इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इनकम्स बढ़ रही हैं, जॉब्स लग रही हैं, सारा कुछ। डेवलप कंट्रीज कहेंगी जी हमारी ऑलरेडी इनकम्स जॉब्स अच्छी हैं, एनवायरमेंट खराब ना करो। किस तरह से हमने ग्रोथ ली थी, अगर हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करके ली थी, यूजिंग देम सो केयरलेसली कि फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इन्वायरमेंट को खराब करके अगर ग्रोथ ली थी, पुराने तरीके की मशीनरी, पोल्यूशन ओरिएंटेड, तब भी फायदेमंद नहीं है। साथ में आप लिख सकते हैं, इन शॉर्ट रन ग्रोथ बल्कि पोटेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, यानी पूरा पीपीसी का शिफ्ट। पोटेंशियल ग्रोथ में इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, पीपीसी बाहर शिफ्ट हो गया, हम पहले पीपीसी पे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन लॉन्ग रन when we reach the new PPC, employment increases। To conclude, it is not always beneficial, it depends on various circumstances, internal external factors। बच्चों समझ आ गया, मैंने काफी टाइम लगाया इस क्वेश्चन पे, कहो तो एक बार फिर करवा दूं सारा। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ग्रोथ इज प्रेफरेबल, लेकिन सस्टेन्ड हो, रीजनेबल हो, बहुत तेज ना हो, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जी बच्चों एक बार फिर करवा दूं या सबको समझ आ गया है क्वेश्चन। अगर सबको आ गया तो खामोश रहिएगा, इफ यू वांट रीइटरेशन प्लीज रेज योर वॉइस। देखो बेटे, जरूरी नहीं है, लेकिन जब ग्रोथ आती है आम तौर पे जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सपैंड कर रही होती हैं, उससे ग्रोथ आती है, तो इनकम स्टार्ट्स गेटिंग स्क्वीज्ड इनटू फ्यू हैंड्स, पावरफुल ग्रुप्स, तो इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। गॉट इट? हम्म, ऑलराइट जी, आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जी 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 बोलें। हम्म,
हाँ, ये A1 का भी है, A2 दोनों का कॉन्सेप्ट है बेटे। पोटेंशियल एक्चुअल ग्रोथ हम दोनों में पढ़ते हैं। नहीं, आप अगर मैक्रो का यूनिट 6 निकाल के देखो, उसमें भी बात हुई हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ का यूनिट निकालो, मैंने सब करवाया हुआ है। हुँ। लिखो A2 वाले तो सोचो ही ना कि ये A2 है, ये A1 है। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दो उस चीज़ के बारे में। आप लोगों को तो बहुत एडवांटेज है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आप लोग एग्रीगेट डिमांड भी राइट पे शिफ्ट कर सकते हो। A2 वाले मल्टीप्लायर वाला डायग्राम बना सकते हैं। सो दिस इज़ लिमिटलेस, यू कैन यूज़ योर इन्फॉर्मेशन। यही क्वेश्चन 25 मार्क का आया करता था। मैं बच्चों को उस वक़्त और ज़्यादा करवाता था इसमें। गॉट द पॉइंट? बढ़ेंगे, कटेंगे क्यों? एज़ लॉन्ग एज़ सही कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेस वेदर, और ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। Um, assess whether a government should always aim to balance its budget rather than have a budget deficit or a budget surplus. Now, this is something that students often get stumped by कि ये क्वेश्चन है क्या? मेरा बेटा, सिंपली फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन है कि किस वक्त किस तरह की यूज करनी चाहिए. सो इट्स नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. अब मैं जरा थोड़ा सा जगह बना के यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस आपस में मर्ज ना हो जाएं और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि जी है क्या. ओके जी, ऑलराइट. ये क्विक रिवीजन के लिए है, असल आपने तैयारी वहीं से करनी है कामरान मलिक के नोट से, आंसर से. असेस वेदर गवर्नमेंट शुड ऑलवेज एम फॉर टू बैलेंस द बजट rather than have a budget surplus or deficit. तो नॉलेज के मार्क्स तो यहीं पे मिल जाएंगे हमें दो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, व्हाट इज डेफिसिट एंड व्हाट इज सरप्लस. तो मुझे बताएं बजट क्या होता है. कम ऑन बच्चों. नहीं, बजट खुद क्या होता है? या बजट इज एक्सपेक्टेड revenue from taxes etc. and ये अगले साल का होता है तो इसलिए एक्सपेक्टेड का वर्ड. एंड प्रोपोज्ड स्पेंडिंग फॉर द कमिंग ईयर. हर साल गवर्नमेंट देती है ना हमें बजट, ये वो है. अब बैलेंस्ड बजट में क्या होगा? यस, रेवेन्यू इज इक्वल टू स्पेंडिंग. अब इसी तरह डेफिसिट बता दोगे, स्पेंडिंग इज greater than expected revenue and surplus when revenue is greater than spending. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहां पे कर लोगे बाकी? बजट सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना. तो एक बार किसी बच्चे से पूछ लेता हूं, मेरे बच्चे बताओ व्हाट इज बजट सरप्लस. कम ऑन. एक्सपोर्ट्स नहीं है ये, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, बजट की बात करो. is greater than expected spending by the government. और बजट डेफिसिट क्या होता है somebody? Yes, when government spending exceeds its expected revenue from taxes. Good enough. अब मेरे बेटे हम up to 4 why balanced budget, इसके क्या फायदे हैं? जी मेरे बच्चे बताएंगे बैलेंस बजट का क्या फायदा है. Yes, government will uh, achieve stability. इसको बुलेट्स में ही कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह करें. जी मेरा बेटा आगे बताएं. हाँ,
reduces need for external and internal borrowing, internal विद इन द कंट्री, बॉन्ड्स वगैरह बेच के हमसे लेते हैं, या हमारे कमर्शियल बैंक से बैंक गवर्नमेंट लोन लेती है, और एक्सटर्नल बोरोइंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दूसरे कंट्रीज से बोरोइंग इंक्रीजेस सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री। शाबाश, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो। यस, इजी टू प्लान, इजी टू प्लान स्पेंडिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन वाई नॉट बैलेंस? जी मेरा बेटा जी। या कर सकते हो, पॉलिटिकल मोटिव की बात कर सकते हो, ठीक है। अप टू 4, वाई नॉट बैलेंस द बजट? जी, इफ देर इज, क्या हालात हैं हमारे मुल्क में? इफ देर इज रिसेशनरी क्राइसिस, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, जीडीपी यानी ग्रोथ इज लो। पहले बच्चन जो कहा था ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा जीडीपी बढ़ेगा, बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ है ही जीडीपी का बढ़ना, तो वो बड़ा वेग सा पॉइंट बनता है। इफ देर इज रिसेशनरी सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, जीडीपी इज लो, गवर्नमेंट विल मेक देयर बजट, क्या करेंगे? यस, विल मेक देयर बजट डेफिसिट, ब्रैकेट में बेशक लिख देना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसको इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, राइट जी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दे विल reduce taxes, direct taxes, and increase spending to boost AD through more injections of, yes, consumption and investment, plus government spending तो वैसे ही बढ़ाई थी, investment to take the economy out of recession। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? If there is a recessionary situation, unemployment is high, GDP is low, government will make their budget deficit, expansionary fiscal policy use करेंगे। They will reduce taxes, increase spending to boost aggregate demand through injections of consumption and investment to take the economy out of recession। अब जी दूसरा, जब हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो तो हम क्या करेंगे? इसी आर्ग्यूमेंट को रिवर्स करते हैं। इफ देर इज इन्फ्लेशन, ठीक है, गवर्नमेंट विल मेक देयर बजट व्हाट? सरप्लस, परफेक्ट। ये कौन सी पॉलिसी होती है एक्सपेंशनरी की जगह? शाबाश, इसको डिफ्लेशनरी भी बोलते हैं। सो कौन, क्योंकि डिफ्लेशन लाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, दे विल raise taxes, yes, and decrease government spending to reduce AD, उसके रिजल्ट में AD to curb या reduce demand pull inflation। ठीक हो गया। अब बच्चे इवैल्यूएट करते हैं 4 मार्क्स के लिए, जिसमें एक कंक्लूजन का है। तो जी, as discussed above,
क्वेश्चन के वर्डिंग एक बार फिर पढ़ लेते हैं. Should always aim to balance. हाँ ठीक है. As discussed above, government may aim for a balanced budget to avoid uncertainty and smooth flow of economy. Yet, in times of recession or high inflation, they will have to use deficit and surplus budgets to achieve other aims. So, to conclude, it is not always a government aim, will depend on the situation and which aims are a priority at that particular टाइम. ठीक हो गया मेरे बच्चों? एनी कंफ्यूजन? Cool ji, let's move on. Next question. Explain two possible causes of economic growth and consider whether the consequences of economic growth for an economy will always be positive. अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 12 वाला, उसका मिनिएचर वर्जन है ये. तो मैं इसको आपको जल्दी से यहां पे इसका स्केच देता हूं. उसी को हमने कम कर देना है. Control V. There goes bolding and let's make it a little bit synchronized. G. तो अब जरा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए. सिर्फ हमने नॉलेज के लिए दो कॉजेज ऐड करने हैं कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. नॉलेज के 3 मार्क्स के लिए. जी सबसे पहले तो हम, अगर ए पार्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन नहीं था, तो डिफाइन growth, rise in real GDP over time, plus actual and potential. Actual is when we utilize our current resources and come close to our PPC, rise in aggregate demand के through. Actual growth and potential growth, which is shift of PPC outward, long run aggregate supply का बाहर शिफ्ट होना. दो कॉजेज जी पोटेंशियल ग्रोथ के ही कर लेते हैं. क्यों पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है? बेसिकली गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज, एक्सप्लोरेशन of new natural reserves of oil, etc. Training and education of workforce. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है, पोटेंशियल ग्रोथ आती है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, एनीथिंग लाइक दैट. बाकी आंसर सारा ये है कि कब ये बेनिफिशियल है. फिस्कल डिविडेंड आ रहा है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहे हैं, कोई 2-3 पॉइंट्स. लेकिन इन्फ्लेशन कॉज कर देती है अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हों, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं. टू कंक्लूड, यही बात, depends on cause of growth, how environment was affected, whether a country is developed or developing. जरा brief सी evaluation कर दोगे. समझ आ गया जी मेरा बेटा? कर देना है. इस क्वेश्चन क्योंकि ए पार्ट है ना,
इसमें तो करना है, अगर ये बी पार्ट में होता तो फिर ऑलरेडी वो ग्रोथ का आ चुका था, हमें जरूरत नहीं थी। एहतियातन आप लोग कर दिया करो, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12 marks। एनी कंफ्यूजन बच्चों? जी, नो वन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू गेस्ट पेपर अगेन। अब देखो बेटे, with the help of a circular flow of income diagram, I'm happy is given it because circular flow का diagram बच्चे end तक struggle करते हैं, I don't know why, it's very simple। Explain with the help of a circular flow of income diagram, explain how equilibrium is determined in an open economy, and consider whether a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause lasting disequilibrium। Let's go to our document और इसको जरा अच्छी तरह देखते हैं। जी बेटे, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन समहाउ बच्चे सर्कुलर फ्लो का नाम आता है और घबरा जाते हैं। चलिए इसको नीचे ले जाते हैं ताकि वो तेरी खैर, ये क्या हुआ? चले ऊपर ही रहने देते हैं, मेरा सारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। ए बी सी को मिटाते हैं जी। चले जी, ये आ गया क्वेश्चन और अब शायद ही नीचे चला जाएगा। यस, विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम, ठीक है, वो कहता है जी एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड इन एन ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले नॉलेज के 3 मार्क्स। व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी बच्चों? पूरे सेक्टर्स बताइएगा, डोंट स्किप एनीथिंग। शाबाश। यस, दैट इज हाउस होल्ड्स, यानी कंज्यूमर्स हम लोग, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, क्या मेरा बेटा? बेटे इंटरनेशनल ट्रेड से ओपन होती है ना, तो ये सारे तो शामिल है ना उसमें। सो एन ओपन इकोनॉमी इज द वन विद ऑल 4 sectors: households, firms, government and international trade। अब इसमें देर आर 3 इंजेक्शंस। रूबा के अलावा कोई मुझे बताए कौन कौन से इंजेक्शंस हैं? जरा ऊंचा बोलें। यस, थैंक यू फॉर नॉट सेइंग कंजम्पशन बिकॉज वो इनिशियल है। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू, ये सब आपके इंजेक्शंस हैं। देर आर 3 विड्रॉल्स। अब किसी बॉय की आवाज में कौन सी 3 लीकेजेस या विड्रॉल्स हैं? हाउस होल्डर से स्टार्ट करें और आते जाएं। यस, दीज आर, शाबाश, वेरी हैप्पी। सेविंग by households, taxes taken by government and imports। An open economy is in equilibrium जब क्या होगा? Yes, when injections are equal to withdrawals। यानी यहां पे आप उसका वो दे देना, एस प्लस टी प्लस एम, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस
एक्स। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, आंसर थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो को भी बता देगा, लेकिन हमने क्योंकि डायग्राम बनाना है तो हमें, अच्छा उसने कहा था विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर फ्लो डायग्राम, तो अब जरा थोड़ा सा मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे से भी उल्टी तरतीब हो गई है। सी देखो, इस चीज को, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का फायदा है। सो अब मैं अपना बोर्ड खोल रहा हूँ और उसको प्लग इन कर रहा हूँ। यस मेरा बेटा। यस यस, पहले आप एक बार पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हो। ये इकोनॉमिक्स की एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वगैरह। लेकिन एक बार पहले पूरा लिख दिया करें ताकि उसको शक ना पड़े कि बच्चे को पता भी है कि नहीं। सॉरी, कम अगेन। टोटली एक्सेप्टेबल, पी डी पी ई एस, आपका एम एन सीज, ये टोटली एक्सेप्टेबल है। राइट जी। तो अब हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड्स, फर्म्स को क्या इधर लिख देते हैं हम, फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर सर्विसेज, लेबर लैंड कैपिटल एंटरप्राइज। फर्म्स उनसे बना के देती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड पेमेंट्स करते हैं। यस। और फर्म्स उनको देती हैं रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जी हाउस होल्ड कुछ पैसा सेव कर देते हैं, जो कि बैंक के थ्रू जाता है, जो कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेंड कर देता है फर्म्स को। ठीक हो गया। फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, और टैक्स को गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू वापस फर्म्स को दे देती है। फिर इंपोर्ट्स जाती हैं मुल्क से बाहर, और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू एक्सपोर्ट्स का पैसा हमें वापस आ जाता है। समझ आ गया? अब ये डायग्राम, an economy is the one, open economy is the one with four sectors: households, firms, and government, international trade, सब उसका explain हो रहा है। As seen in the diagram, there are three injections: investment by firms, government spending and export revenue; three withdrawals, savings, taxes and imports. Open economy is in equilibrium when injections are equal to withdrawals. समझ आ गई बात मेरे बेटे? अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। वो कहता है and consider whether a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause a lasting disequilibrium, कि withdrawals injections के बराबर ना रहें, disequilibrium हो जाए। What is trade deficit? Yes, yes, when revenue from exports is less than expenditure on, कंप्लीट करें मेरी बात, imports। ठीक है। अच्छा जी, दिस इज अ, मुझे बताएं, इंजेक्शन है या विड्रॉल है? दोबारा सोचें, एक ने इंजेक्शन कहा, एक ने विड्रॉल कहा। विड्रॉल है बेटे। आपने क्यों इंजेक्शन कहा था? इंपोर्ट से कम पैसा मुल्क में आ रहा है सर्कुलर फ्लो में, और एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा, एक्सपोर्ट से कम पैसा आ रहा है मुल्क में, और इंपोर्ट्स पे पैसा ज्यादा जा रहा है। चीजें नहीं देखनी, आपने पैसा कहां जा रहा है ये देखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटे जिसने गलत बोला था जरा मुझे बात करो दोबारा। ओके ओके। Trade deficit is when, एक बॉय की आवाज थी, is when revenue from exports is less than expenditure on imports. This is a withdrawal या net withdrawal. Budget deficit, मुझे बताएं, अभी किया है 2 मिनट पहले। What is budget deficit? Yes, when government spending is more than revenue
from taxes, and this is a net, बताएं मुझे, injection या withdrawal. This is a net injection into circular flow. Up, both can cause disequilibrium. It will, जी बताएं valuation. It will depend upon, yes, the magnitude या size, magnitude or size of both. अगर ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होगा, बजट डेफिसिट ज्यादा था उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होगा. ऑफ बोथ trade and budget deficits, it will also depend on how open, यानी इंटरनेशनल ट्रेड पे कितना रिलाई कर रही है. द इकोनॉमी इज द मोर ओपन द इकोनॉमी, कौन सा ज्यादा बड़ा इफेक्ट करेगा? ट्रेड डेफिसिट will cause a greater disequilibrium. बच्चों किसी को प्रॉब्लम आ रही हो एक बार फिर करवा दूं ये क्वेश्चन, इस पे मुझे डाउट्स हैं. यस मेरा बेटा. हाँ दोनों में कि कितनी देर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रखती है, कितनी देर ट्रेड डेफिसिट में रहता है, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड ऑन हाउ ओपन द इकोनॉमी इज, द टाइम पीरियड. हाँ ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है. सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है. जी बच्चों समझ आ गया क्वेश्चन, डायग्राम सब कुछ. इतने से में आपका सारा स्कोर आ रहा है. मुझे बताएं कोई सवाल यहां पूछना हो. Okay, we have about 13 minutes. Let's see if we can do another question. Assess whether. जी जी बेटे जी. क्या समझना था? Why don't we finish this? ये कल तक खत्म हो जाएगा और हम फिर सेक्शन ए ही करेंगे, उसके टिप्स ट्रिक्स सारा कुछ करेंगे. ठीक है, उसका एक अलग फ्लेवर है ना, हमने किए काफी लेकिन स्टिल, और प्रैक्टिस कर लेंगे, बात कर लेंगे उस पर. जी अब जरा देखें कोई 8 मार्क वाला है तो उसको जल्दी से, वो 4 मार्क्स वाला, ये जुबानी करते हैं. Consider the extent to which the removal of fuel subsidies in Nigeria would lead to an increase in inflation. पहले बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी लो, नाइजीरिया की कहानी उसमें लिखी होगी डेटा में. मुझे बताएं फ्यूल सब्सिडीज, वो सब्सिडीज होती क्या हैं, उनके रिमूव होने से कौन सी इन्फ्लेशन आती है, शाबाश बताएं. हाँ लेकिन पहले बताएं ना बेटे सब्सिडीज क्या होती हैं, उनके रिमूव होने से क्या होता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सारे स्टेप्स मिस ना करें. हम्म. हम्म. बस बस ठीक है काफी है. रिमूवल ऑफ सब्सिडीज विल रिजल्ट इन एंड एग्रीगेट सप्लाई विल कॉजिंग. ये बातें याद रखिएगा बच्चे जिस तरह इस बच्चे ने बताया. लिसन टू व्हाट रूबा इज सेइंग. सब्सिडीज आर फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट. मैंने कहा बस आगे ना बताओ काफी है. रिमूविंग सब्सिडीज विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज फ्यूल, क्योंकि यहां पे थोड़ा लिंक था नाइजीरिया से, फ्यूल इज एन एसेंशियल कमोडिटी विच इज यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन, हर में फ्यूल चाहिए. So as a result, cost of production will rise, aggregate supply will fall, causing cost push inflation. Because fuel is used across wide range of communities, there's a chance of high inflation. मुझे बताओ वो कहते हैं किस हद तक. अब हमने डेटा में जब देखना था तो उसमें हमें मिलता कि सिर्फ फ्यूल की नहीं,
बेसिक फूड्स की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच फ्यूल टेक्स पार्ट इन consumer price index, how much is spent on fuel, how much the companies and consumers are reliant on spending on fuel. Secondly, it will also depend on other commodities prices like basic foods, etc. They might be getting more expensive, so it will depend on how much is spent on fuel and what is happening to the prices of other products. समझ आ गया मेरे बच्चों? How much the subsidy was? Yes, बिल्कुल, the size of subsidy, बिल्कुल ठीक है, शाबाश जी। एक और 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं जी। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, assess the relative impact on poorer households, including those on fixed incomes, of rising prices of food and energy. डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स तो हमारे पास है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पीईडी को डिफाइन कर दें, फॉर्मूला दे दें, एक आधा मार्क होगा। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। It's calculated by the formula percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price into 100। ये नहीं होता। उसके बाद जी आप लोग मुझे बताएं कि assess the relative impact on poor households including rising prices of food and energy हुई है, poorer households पे और fixed income earners पे क्या effect आएगा? Yes. हाँ हाँ, ये मेन चीज थी, शाबाश रूबा, ये मैं सुनना चाह रहा था। Food and energy take a greater proportion of poor people's income than those on fixed incomes. Hence, they will be badly affected as a result of rise in price because demand will be inelastic. They will still have to spend on food and energy. Greater proportion of their income will be spent on that. अच्छा जी, अब थोड़ा जी जी मेरा बेटा, अब किसी और की बात करते हैं, दूसरे ग्रुप्स की बात करते हैं। रिच वगैरह पे क्या असर पड़ेगा? दैट मच, यस, दे विल नॉट बी अफेक्टेड दैट मच क्योंकि उनकी इनकम का थोड़ा प्रोपोर्शन फूड और एनर्जी पे जाता है, ज्यादा लग्जरीज पे जाता है। उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता अगर प्राइसेस ऑफ लग्जरीज बढ़ती। सो ग्रेटर इफेक्ट विल बी ऑन पुअर इनकम विद पुअर हाउसहोल्ड्स एंड दोज ऑन फिक्स्ड इनकम। साथ में हम ये भी बात कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच पुअर हाउसहोल्ड्स वेज इज राइजिंग and how much is the price of food and energy rising. If wage rise was greater, there'll be no bad effect. Fixed income wale, however, will always have a bad impact. समझ आ गया? ये आपका कंक्लूजन हो गया। कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। बच्चों सबको समझ आ गया? I'm checking if there's another small question ताकि अब हमारे पास लंबे क्वेश्चंस का टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज अनदर स्मॉल क्वेश्चन। हाँ, ये है आखिरी वाला। Assess whether using supply side policy is the best way to diversify। मीन्स स्पेशलाइज नहीं, कई चीज़ों पे आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। the Nigerian economy away from its dependence on oil and natural gas exports। नाइजीरिया का डेटा में लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस पे, और जब वर्ल्ड में क्राइसिस आता है, ऑयल गैस की डिमांड गिरती है, तो नाइजीरिया पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। तो वो कहता है क्या सप्लाई साइड पॉलिसीज बेस्ट वे हैं? बेस्ट वे मीन्स कम से कम एक और पॉलिसी से कंपेयर करें। पहले हम दो सप्लाई साइड पॉलिसीज कंपेयर करते हैं, मैं जल्दी से खुद ही करता हूं। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई in the long run through greater productivity। We can use education and training of Nigerian workers। डेटा में लिखा हुआ था they've got a large amount of young population, they can train them and enhance their skills, raise productivity, reduce cost, which will you know उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स दो, ऑयल एंड गैस के अलावा दूसरे सेक्टर्स, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग दो, कंप्यूटर्स की, एआई की, ट्रांसपोर्टेशन की, ड्राइविंग की, इस तरह की चीज़ें, ताकि इकोनॉमी कैन डाइवर्सिफाई फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैस। सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, फाइनेंशियल ग्रांट्स दे,
डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, ऑयल एंड गैस को छोड़ के दूसरियों पे भी सब्सिडाइज करें। जब सब्सिडाइज करेंगे, एज अ रिजल्ट वो इंडस्ट्रीज ग्रो करना शुरू हो जाएंगी, इन्फेंट इंडस्ट्रीज। उनके ग्रो करने से नाइजीरिया की एक्सपोर्ट्स वो भी करेंगे, कल को ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है जी, हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करें, दूसरी इंडस्ट्रीज के फर्म्स को लोअर इंटरेस्ट रेट पे दें कंपेयर टू ऑयल एंड गैस, वो फर्म्स एक्सपैंड करेंगी, उसके रिजल्ट में भी हम दूसरी चीजें एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज का मसला क्या है, कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत लॉन्ग रन में इफेक्ट आता है, शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का भी टाइम लैग्स है, 12 से 16 महीने लगते हैं इफेक्ट होने में। फ्यूचर कॉन्फिडेंस अगर नाइजीरिया में नहीं है तो दूसरी इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगी, ग्रोथ नहीं आएगी। टू कंक्लूड, सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एक्चुअली द बेस्ट वे टू डाइवर्सिफाई नाइजीरियन इकोनॉमी। सप्लाई साइड पॉलिसीज का मकसद ही डाइवर्सिफिकेशन होता है। एवरीवन क्लियर मेरे बच्चों? ऑल राइट जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई क्लोज द क्लास?